हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। चैप्टर 11 को हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं पीएमएफ की बुक से, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें। जो बायोडाइवर्सिटी की जो कंजर्वेशन होती है, ठीक है, इसकी वजह से एक पर्टिकुलर रीजन की, ज्योग्राफी की, इकोसिस्टम की जो इम्पॉर्टेंट एसेंशियल इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है ना, उसके साथ उसकी भी कंजर्वेशन हो जाती है। यानी कि जब मैं बात कर रहा हूँ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में और उसकी कंजर्वेशन के बारे में, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तब मैं बेसिकली इसका जिक्र कर रहा हूँ। प्रीवियस चैप्टर से इतना तो लर्न हो गई फ्लोरा का और फौना का, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ ये बोली जा रही है कि अगर हम लोग इस चीज़ को सुनिश्चित कर सकें कि फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, तो इसके साथ साथ एक इकोसिस्टम के अंदर जो उसकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, हम लोग उसको इस कदर प्रिजर्व कर सकते हैं कि वो बिगड़े ना, वो चेन टूटे ना, वो कॉन्टिन्यूटी में रहे। और ये बात लागू होती है विद रिस्पेक्ट टू फूड चेन, क्योंकि आपको पता है फूड चेन में से अगर आप एक भी एलिमेंट अगर बीच में से खींच लो, अभी श्रेय करा तो नहीं होगा फूड चेन वाला चैप्टर, वहाँ पे पहुँचे तो नहीं, हाँ तब उसको देखना। याद है ठकुराइन जब हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स करे थे या जो फूड चेन करी थी, तो चाहे हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो चाहे वर्टिकल डिवीजन हो, एक भी एलिमेंट अगर बीच में से खींच लिया जाए, मतलब टाइगर इसको खाता है, वो इसको खाता है, ये इसको खाता है, लेकिन अगर मैं बीच में से ग्रास हॉपर ही गायब कर दूं या ग्रास ही गायब कर दूं, डियर गायब कर दूं या टाइगर गायब कर दूं, फूड चेन बर्बाद है, बर्बाद है ना। मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल देके प्रूव करो। एक इकोसिस्टम है, वहां पर सारे के सारे स्पीशीज मिल रही हैं ऑर्डर में, श्रेया सिर्फ टॉप प्रेडेटर, एपेक्स प्रेडेटर, टाइगर नहीं मिल रहा, वो लुप्त हो गया। अब मुझे बताओ वो इकोसिस्टम बर्बाद कैसे हो जाएगा? क्लेम मैं कर रहा हूं कि बर्बाद हो जाएगा, लेकिन बताओ प्रूव करो कैसे बर्बाद हो जाएगा। जैसे डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा? ज्यादा कंजम्पशन होगी, ग्रासेस वगैरह, घास, पेड़ पौधे लोग ज्यादा खाएंगे, अल्टीमेटली उस रीजन को हरा भरा से क्या बना देंगे लोग? डेजर्टिफिकेशन का कंसेप्ट हो जाएगा वहाँ पर, और वो पूरा का पूरा बंजर ज़मीन हो जाएगी। जब वो बंजर ज़मीन हो जाएगी तो उनके पास पीने के लिए मुश्किल से पानी बचेगा, खाने के लिए तो कुछ बचेगा नहीं। डियर कभी भी मरी हुई चीज़ें खाता है क्या? इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से एनिमल्स की कैटेगराइजेशन होती है ना, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर, है ना। जो हर्बीवोर है वो कार्निवोर बन सकता है क्या? नहीं ना। तो अल्टीमेटली जब उनके पास कुछ खाने को नहीं बचेगा तो उनकी स्पीशीज़ क्या हो जाएगी या पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? खत्म। ठीक है। उसके बाद अगर हम बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन करें और उसके साथ साथ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कंजर्वेशन भी हो रही है, तो इसकी वजह से एक प्रिजर्वेशन इस चीज़ के लिए भी सुनिश्चित हो पाती है कि प्लांट्स और एनिमल्स की जेनेटिक डाइवर्सिटी भी सुनिश्चित रहेगी। आपको पता है ना, अभी हम कुछ क्लासेस पहले प्रीवियस चैप्टर्स में एक चीज़ पढ़ रहे थे कि कभी कभार जो एनिमल्स हैं उनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि वो इंटरब्रीडिंग करने लग जाते हैं, है ना। और अगर ये दूसरे रीजन गए और उन्होंने इंटरब्रीडिंग करा तो हमेशा ये एनिमल पॉपुलेशन के लिए हेल्दी नहीं होता है। अगर हेल्दी होता तो एक बार बताओ, आर्टिफिशियल कंडीशन से हमने ब्रीडिंग करवाकर जो क्रॉप्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्रॉप, जो जीएम क्रॉप्स जो हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसको मंजूरी क्यों नहीं मिलती है? कुछ तो रीज़न है ना उसके पीछे, है ना। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है, अगर हम बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन करवाते हैं तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है प्लांट्स और एनिमल्स की, वो भी उससे प्रिजर्व रहती है। बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन एक एश्योरेंस ये भी देती है कि जो भी पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं उसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन होता रहेगा, एंड एक कांस्टेंट फ्लो हमें देखने को मिलता रहेगा। इकोसिस्टम जो भी सर्विसेज और जो गुड्स जो है वो प्रोवाइड करता है हमें। अगर हम पूरे के पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं और उसको कंजर्व करते हैं तो उसकी बायोडाइवर्सिटी हर एक लेवल पे ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड हो जाती है। एग्जांपल, अगर हम पूरे एक एरिया के टाइगर को अगर बचा लें, ठीक है, तो उससे हो सकता है कि पूरे का पूरा जो है वो फॉरेस्ट रीजन वो कंजर्व हो जाए, एंड वाइसी वर्सा भी हो सकता है, वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। ठीक है। और इस अप्रोच को कहा जाता है जब आप उसी रीजन पर स्ट्राइक करते हो प्रोटेक्शन के लिए जिस रीजन में वो एनिमल वहाँ का एक प्रकार से मूल निवासी है, नेटिव वो स्पीशी है,
नेटिव ना भी है तो वो अब लोकल तरीके से वहीं पाया जाता है, तो दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज इन सीटू कंजर्वेशन। याद है आपको ऑन साइट कंजर्वेशन। लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी आती हैं जब कोई भी प्लांट या जो एनिमल है इट इज़ एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड एंड इट नीड्स अर्जेंट मेजर्स, कि वहाँ पर जहाँ पर जो ऑन साइट कंजर्वेशन मेजर्स हैं वो काम नहीं आने वाले इतने ज़्यादा, और उससे कुछ इतना ज़्यादा कुछ खास हो नहीं रहा है फ़र्क, हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की लेयर ऐड करनी पड़ेगी उस स्पीशीज़ के कंजर्वेशन के लिए, फिर चाहे वो फ्लोरा हो चाहे वो फौना हो, ताकि वो लुप्त ना हो जाए, वो एक्सटेंट ना हो जाए। तो जब इस प्रकार के प्रयास करे जाते हैं कि जहाँ पर वो स्पीशी जिस एरिया की वो मूल रूप से जो निवासी है वो नेटिव है वहाँ की, हम लोग उसको वहाँ से उठाकर किसी और एरिया में ला रहे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको कहा जाता है XC2 ऑफ साइट कंजर्वेशन। इन C2 का मुझे ज़रा कोई एग्जांपल दे दो, एक दो। टाइगर रिजर्व, और मतलब एक एरिया को, मतलब जहाँ पर शेर मिल रहे हैं, चीते मिल रहे हैं, टाइगर मिल रहे हैं, मैं उसको मतलब एक प्रोटेक्टेड रिजर्व का डिक्लेरेशन दे दूँ, है ना, तो प्रोटेक्शन मिल जाएगी उसको। तो वो वही मिल रहे थे, मैंने कहीं पकड़ के तो नहीं लाया जंजीरों से बांध के शेर चीतों को, है ना। और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब उसी के एग्जांपल है। XC2 के एग्जांपल दो जरा। और हाँ चलो ठीक है, जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, जूज हो गए, और एक्वेरियम, पॉन्ड्स, फिश टैंक्स, हो सकता है सब। तो बात करते हैं डिटेल में एक बारी इन सीटू कंजर्वेशन की। इन सीटू कंजर्वेशन जो है इट इज ऑन साइट कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इन द नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज। ठीक है, जिस जगह पर वो नेचुरली जो मिल रहे हैं हमें उनको उसी जगह पर जाकर वहाँ पर उनको बचाना है, ताकि जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं वहाँ के फ्लोरा और फोना और उनके जो जीन्स हैं वो उसी जगह पर उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाए जिस जगह पर वो मिलते हैं। ठीक है, भारत के अंदर इकोलॉजिकली यूनिक और बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन जो हैं दे आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड नेचर या फिर नेचुरल रिजर्व्स। ये आपको नए नए आंकड़े देखने को मिलते रहेंगे। अभी के लिए आप इतना मान लो, और अपडेशन एग्ज़ाम में बैठने से पहले करना तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हर साल जब न्यू ईयर आता है उसके बाद कुछ ना कुछ ये नंबर बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप तब देखना है बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टोटल कितनी चल रही हैं। ठीक है, हमारे देश में अभी फ़िलहाल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 104 नेशनल पार्क हैं और 550 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। अब देखो, आप सबको याद तो नहीं रख सकते हो बायोस्फीयर रिजर्व को, तो लेकिन पक्का याद रखना है आपको। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ आपको सारे के सारे याद तो नहीं हो सकते हैं। इसकी अप्रोच ये होती है, जो भी आपकी स्टैटिक पोर्शन में जो दे रखे हैं, सिलेबस में जो दे रखे हैं, आप उनको पढ़ो, प्लस एक साल के जो करंट अफेयर में जिनका जिक्र है आप उनको पढ़ो। नेशनल पार्क फिर भी लर्न आपको हो जाएंगे काफ़ी हद तक। मैं 100% तो नहीं कहता कि 104 के 104 या और ज़्यादा जो बढ़ेंगे वो सारे ही हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इसको लर्न करने का तरीका होता है कि स्टेट वाइज कैटेगराइजेशन बना लो। ठीक है, और उसमें आपके सारे के सारे वो कवर हो जाते हैं। लेकिन यूपीएससी फिर इतना आसान सवाल भी तो नहीं पूछता है ना कि ये कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में मिलता है, ऐसा तो कोई क्वेश्चन आता नहीं यूपीएससी के अंदर। इसलिए मैं कहता हूँ प्ले ऑन योर कुकीज़, जो आपके बस में है आप उसी पे खेलो। तो बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, वो तो आप कर ही सकते हो। कुछ नेशनल पार्क स्टैटिक पोर्शन में जिनका जिक्र है या कुछ भी इंपॉर्टेंट है, पहला नेशनल पार्क कौन सा आया, लेटेस्ट कौन सा डेजिग्नेट हुआ, एक साल के करंट अफेयर में क्या है, कोई मुद्दा हो गया हो वहाँ से रिलेटेड, तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्लांटेशन, कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग, ये प्रोहिबिटेड होता है इन बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ
जिसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये एक पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि कैसे पूरे देश में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इंश्योर करी जा सकती है। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो कि 2002 से 2016 तक का एक प्लान था, इसको 2002 में अडॉप्ट करा गया और ये बोला गया कि लोगों का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है एंड देयर सपोर्ट इज़ ऑल्सो एसेंशियल इन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से आपका रियल गेम स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको जानने को मिलेगा कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन किसके पास है और वहाँ से गिरते 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 कहाँ पर हंटिंग और ये पोचिंग और ये सब अलाउ करी जाती है। प्रेजेंट कंटेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इनमें एक क्रूशल डिफरेंस है, एक मेजर डिफरेंस है। जो हर प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं विद रिस्पेक्ट टू हार्म ऑफ स्पीशीज लाइक हंटिंग, पोचिंग और उस एरिया की वेजिटेशन को या फिर इकोलॉजी को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय करवाया जाए, एनिमल्स को चरवाकर, ग्रेजिंग करवाकर, इस तरह की एक्टिविटीज़ रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर ये बैन होती हैं। और ये बैन तब तक होती हैं जब तक इसके लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्डर ना आ। ठीक है, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, लाइक हंटिंग, ग्रेजिंग, पोचिंग, कुछ भी। लेकिन जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर जो आपके राइट्स होते हैं लाइक हंटिंग, ग्रेजिंग, दे आर समटाइम्स गिवन टू कम्युनिटीज़ जो कि उन फॉरेस्ट के फ्रिंज एरियाज़ में, बाउंड्री एरियाज़ में रह रही होती हैं और अपना जीवन व्यापन ही वो इसी जंगल के रिसोर्सेज और प्रोडक्ट से करती हैं। याद रखना, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर हर राइट जो है वो बैन है जब तक उसके लिए ऑर्डर ना आ जाए कि हाँ ये राइट्स एंजॉय करा जा सकता है। और प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर क्या है कि जो कम्युनिटी है वो अपने जो आसपास जो फ्रिंज एरियाज़ में रह रही है, जो अपने आप को सस्टेन कर रही है, अपना जीवन व्यापन उस जंगल पे, उसके प्रोडक्ट्स पर डिपेंड होकर कर रही है, उनको वो राइट दिया जा सकता है कि हाँ आप हंटिंग, ग्रेजिंग और पोचिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार का पहला रिजर्व फॉरेस्ट जो भारत में आया वो था सतपुरा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। यानी कि यहाँ पर हंटिंग, ग्रेजिंग अलाउड है क्या? नहीं। प्रशासन चाहे तो वो परमिशन दे सकता है, और प्रशासन कौन? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, या फिर मध्य प्रदेश की सरकार, या फिर उधर का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। रिजर्व फॉरेस्ट जो है कभी कभार, यहाँ पर वैसे तो इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं ही, लेकिन इसका जो एक प्रोटेक्शन स्टेटस है उसको और अपग्रेड करा जा सकता है। समटाइम्स दे आर अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और अपग्रेडेशन के बाद नेशनल पार्क का इनको दर्जा मिल जाता है। और जैसे जैसे इनका हायर लेवल ऑफ स्टेटस बढ़ता रहता है, दे रिसीव हायर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन एंड गवर्नमेंट फंडिंग। तो ऑर्डर जान लो, ये है आपका मेन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है प्रीलिम्स में इस स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए और राइट आंसर तक पहुंचने के लिए। हाईएस्ट प्रोटेक्शन हमारे देश में मिलती है किसको? नेशनल पार्क को। नेशनल पार्क होने से पहले क्या रह चुका होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने से पहले क्या रह चुकी होती है? रिजर्व फॉरेस्ट। और रिजर्व फॉरेस्ट जहां पर राइट्स नहीं, जो राइट्स बैंड हैं उनको हटा दिया जाए और थोड़ी सी परमिशन दे दी जाए, फिर वो क्या होते हैं? लिबरल वाले प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। लेकिन यहाँ पर भी राइट्स किसको दिए जाते हैं? जो कि आसपास लोकल कम्युनिटीज होती है, जो कि उधर के फ्रिंज एरियाज में रह रही होती है। हमने अप्रैल के करंट अफेयर में एनवायरमेंट में ये वाला मैंने आपको ये चीज़ करवाई थी, अगर आपको याद हो, कोर एरिया, बफर एरिया और ट्रांजिशन एरिया, उसमें उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने बोला था ना मैं स्टैटिक पोर्शन में करेंगे इसको, PMFIS के, डोंट वरी, यही है। अब उस आर्टिकल को रिवाइज कर लेना इस चैप्टर के खत्म होने के बाद, तो आपका ये हमेशा के लिए टॉपिक पैक हो जाएगा। फिर ये उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज,
समझते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या जिनको वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज भी बोला जाता है, ये टर्म आपके लिए नई है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि यही होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। दे आर होम टू वेरियस एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं, एक कोई रीजन है, ये एक पर्टिकुलर रीजन है, बहुत बड़ा एरिया है एक ये। यहाँ पर जनरली अथॉरिटीज़ के द्वारा ये देखा गया कि जितनी भी स्पीशीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं, स्पीशी 1, स्पीशीज़ 2, स्पीशीज़ 3, स्पीशीज़ 4, स्पीशीज़ 5 एंड सो ऑन, एन नंबर ऑफ स्पीशीज ये यहाँ पर मिल रही हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान से सुनना मेरी बात बिल्कुल। ये देखा गया कि इस रीजन में ये 5 स्पीशीज मिल रही हैं, एग्जाम्पल के तौर पर पकड़ लो इसको कि 5 स्पीशीज मिल रही हैं, और IUCN की रेड लिस्ट में इन स्पीशीज का जो स्टेटस है वो क्या है, EN। और EN किसके लिए होता है, एंडेंजर्ड के लिए। तब इस एरिया को, इस जंगल को, इस लैंड को, इस रीजन को क्या डिक्लेरेशन मिल सकती है, कैसा प्रोटेक्शन स्टेटस मिल सकता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। आप समझ में आया ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसे डेजिग्नेट करी जाती है, क्यों इनको प्रोटेक्शन का स्टेटस जो है ये बढ़ाया जाता है? ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो सकते थे, बाद में देखा गया कि नहीं, इनको यार थोड़ी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर बैन करने की ज़रूरत है, रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। फिर देखा गया कि और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये एकदम से कैसे रियलाइज हो जाता है, एकदम से सुबह उठ करके और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? वहाँ पर जो भी फॉरेस्ट अथॉरिटी जो भी सर्वे करती है, जो भी एनालिसिस करती है, ऑब्जर्वेशन करती है, उनको क्या पता लगता है कि इस एरिया के अंदर कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनका IUCN की रेड लिस्ट में कैसा स्टेटस है, एंडेंजर्ड। और अगर अभी से प्रोटेक्ट नहीं करा गया तो ये क्या बन जाएंगी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और तब भी प्रोटेक्ट नहीं करा गया तो क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट। तो इनके प्रोटेक्शन स्टेटस को बढ़ाने के लिए सेम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो कि बाद में चल के रिजर्व फॉरेस्ट बना, लेकिन अब उसको क्या डेजिग्नेशन दे दी जाएगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, राइट? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसके बाद होता क्या है, यहां पर जितनी भी फिर स्पीशीज मिलती हैं, दे आर सेफ फ्रॉम हंटिंग, प्रेडेशन एंड कंपटीशन। अच्छा, अब एक बात बताओ ज़रा, ये कोई फेंसेस लगाई जाती हैं कि नहीं नहीं यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट में या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब हम उसको दर्जा दे रहे हैं, तो मतलब जब एरिया, अगर मैं रिजर्व फॉरेस्ट से किसी एक चीज़ को दर्जा दे रहा हूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, तो मैं नई फेंसेस लगा दूंगा क्या, इलेक्ट्रिक की तारें लगा दूंगा वहाँ पर, एरिया बड़ा कर दूंगा, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दूंगा? नहीं ना। होगा क्या फिर वहाँ पर, निगरानी के लिए और प्रोटेक्शन के लिए और कड़े बंदोबस्त करे जाएंगे, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस इंप्लीमेंट करी जाएगी, है ना। अब ये हो सकता है ना कि कुछ स्पीशीज जो हैं
एनिमल साइंटिस्ट ने ये बोला हो कि ये एंडेंजर्ड से बहुत जल्दी क्रिटिकली एंडेंजर्ड बन सकती है, इनकी पॉपुलेशन कम रह गई है ना। तो ये हो सकता है ना कि इनके कांस्टेंट सर्विलेंस के लिए फिर जब इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दे दिया गया कि 24 घंटे ड्रोन से ऐसी स्पीशीज़ की निगरानी रखी जा रही हो। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, मतलब मैं बनाता वे हो सकता है ना, ऐसा क्या नहीं हो सकता। ज़्यादा फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ को यहाँ पर एम्प्लॉय करा जा रहा हो, जो बाउंड्री हो पूरे के पूरे इस रीजन की, वहाँ पर गार्ड्स हों, और ये बोला जाए कि यहाँ पर कोई भी इलीगली अगर घुसे तो उसको शूट कर देना, ऐसे ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं। हमेशा एनिमल को अपनी नज़रों में मत रखा करो। ये पढ़ते हुए इकोलॉजी एनवायरनमेंट ईवीएस पढ़ते हुए प्लांट्स को और पेड़ों को भी रखा करो। याद है रेड सेंटर्स का मुद्दा, मैंने आपको लाइव डेड बॉडीज़ दिखाई थी, फॉरेस्ट अथॉरिटीज ने शूट करा था, एंड उसकी आई थिंक उसी के ऊपर वो मूवी बनी है, पुष्पा, क्या नाम है उसका, साउथ की कोई मूवी अभी आई थी, है ना, पुष्पा। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है दे आर सेफ गार्डेड फ्रॉम एक्सटेंशन इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अब इस लाइन का मतलब क्या है, जब ऐसी एंडेंजर्ड स्पीशीज को एक एरिया के अंदर हायर प्रोटेक्शन मिल रही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम पर, तो ये लुप्त होने से बच सकते हैं ना, बच सकते हैं कि नहीं बच सकते हैं। लेकिन इनको जो बचाया जा रहा है इनके नेचुरल हैबिटेट में ही बचाया जा रहा है ना, तो आप इसको कैसी कंजर्वेशन कहोगे, इन सीटू कंजर्वेशन। यार एग सीटू बनाने के लिए आप इसमें इमेजिन कर सकते हो कि कितना लैंड चाहिए, कहाँ से आएगा वो लैंड। अभी अफ्रीका से आई थिंक भारत की सरकार ने कुछ चीते या कुछ मंगवाए थे, वो सर्वाइव नहीं कर सके, हम पढ़ भी रहे थे उसके बारे में, है ना। और उसके बाद मुंबई के उसके अंदर पेंगुइन्स आए थे, मैंने दिखाया था आपको ना, वो म्यूजियम, ये मतलब एक आर्टिफिशियल कंडीशन बनाई गई थी -डिग्री टेम्परेचर की, और पेंगुइन सिरे कैसे लग रहे थे, जैसे पोलियो रखा हो पेंगुइन्स को। तो सर्टेन राइट्स ऑफ पीपल लिविंग इनसाइड द सेंचुरी दे कुड बी परमिटेड। तो भाई मुझे ये बताओ, सेंचुरी के अंदर कौन रह रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कौन रह रहा है भाई? फॉरेस्ट ज्वेलर्स रहते हैं, है ना, फॉरेस्ट कम्युनिटीज रहती हैं, क्योंकि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो ये भी हो सकता है, जैसे मुझे कोई 2 राज्य के नाम बताना जहाँ पर जंगल बेल्ट बहुत बड़ा हो, फॉरेस्ट बेल्ट बहुत बड़ा हो, बताना। फॉरेस्ट बेल्ट काफ़ी बड़ा हो, झारखंड और छत्तीसगढ़ को पकड़ लूँ, है ना। अब वहाँ पर अगर इतने बड़े एरिया में अगर जंगल जो फैला हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं होगा ना कि जंगल के आसपास कोई भी फॉरेस्ट ज्वेलर्स नहीं रहते होंगे और उनको सरकार ने ये बोला गया हो कि तुम जंगलों को छोड़कर बाहर ही रहो, तुम बताओ, है ना। तो सर्टेन राइट्स ऑफ पीपल लिविंग इनसाइड द सेंचुरी इट कुड बी परमिटेड। ग्रेजिंग, फायरवुड कलेक्शन बाय ट्राइबल्स इज अलाउड बट स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड। स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड क्यों? बहाने से एनिमल को चरवाने लेकर जा रहे हैं अपने, जिन एनिमल्स का वो पशुपालन करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस करते हैं, डोमेस्टिकेशन प्रैक्टिस करते हैं, उनकी निगाह इस बात पे नहीं होनी चाहिए कि आसपास के फिर जो एनिमल्स हैं उनको वो लोग मार काट डालें, इसलिए बहुत ज़्यादा रेगुलेट करा जाता है। अब रेगुलेशन इस तरीके से होती है, इनको समझाया जाता है कि देखो अगर फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ तुम पे निगाह रखने आ रहे हैं, वो तुम्हारे राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एनिमल्स को, फ्लोरा फौना को, सबको हाईएस्ट प्रोटेक्शन देनी है, इस वजह से हम तुम्हारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। हम तुम्हें रोकेंगे नहीं अगर तुम अपने दायरे के अंदर रहकर काम कर रहे हो, कोई भी चीज़, लकड़ी को काट रहे हो, घास को छील रहे हो, अपने एनिमल्स को चरवाने लेकर आए हो, सारी चीज़ें ठीक हैं। और स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड का मतलब ये भी है फिर ये एनिमल स्किनिंग वगैरह के लिए ये एक्टिविटीज़ यहाँ पर नहीं कर सकते, इनको रोका जाएगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ट्राइबल राइट्स यहाँ पर जो दिए जाते हैं ट्राइबल्स को, दे आर 100%, दे कैन डू एनीथिंग दे वांट, जबकि ट्राइबल्स जो हैं वो नेचर से सबसे ज़्यादा जुड़े रहते हैं, है ना श्रेया इसमें। फिर भी हम चाहकर भी ऐसे लोगों को जिनका निवास ही यही है, जिनका घर ही यही है,
नेटिव प्लेस ही जिनकी यही है, हम 100% क्यों नहीं उनको परमिशन दे रहे, 100% लिबर्टी क्यों नहीं दे रहे कुछ भी करने की? बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और अगर ये अभी नहीं करा गया ना सही टाइम पे, तो फिर क्या हो जाएगा आगे चलकर ऐसे एरियाज में जो स्पीशीज है एंडेंजर्ड तो है ही, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होकर क्या हो सकती है, एक्सटेंड। और इंसानों के सर्वाइवल के लिए फ्लोरा एंड फौना को एक्सटेंड कर देना ये अच्छी चीज है नहीं ना? लेकिन श्रेया जैसे कुछ कुछ ना बड़े क्रूएल एनिमल्स होते हैं, स्पीशीज होते हैं, लाइक क्रोकोडाइल, है ना? आपको नहीं लगता श्रेया इनको पूरा पूरा खत्म कर देना चाहिए? क्यों? क्या फायदा उससे? तुम रखोगे कभी क्रोकोडाइल को अपने घर पे? और किस काम आता है वैसे भी क्रोकोडाइल? अगर हटा भी दिया जाए तो मैं आपको क्लेम एक करके बात दे रहा हूँ कि ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्वेटिक फूड चेन पर, ऐसा तो कुछ नहीं होता, क्योंकि क्रोकोडाइल कोई ऐसा तो है नहीं कि हर पानी के अंदर मिल ही रहे हैं क्रोकोडाइल। हटा दो इन्हें, क्यों गौरव मार दे क्रोकोडाइल को सारे? क्या बढ़ेगी पॉपुलेशन? हाँ चलो ठीक है, एक दो एक्वेटिक नहीं नहीं, पर वो एक्वेटिक सिस्टम वैसे भी रेगुलेट कर सकते हैं, और भी जीव जंतु, क्रैब वगैरह, केकड़े, बहुत कुछ है। और जो भी एनिमल्स की मतलब ये जो फिशेस वगैरह, फिशिंग भी होती है वहाँ पर, लोग भी जाते हैं वहाँ पर। ये क्रोकोडाइल बहुत अटकलें पैदा करता है, पकड़ लेता है लोगों को, काट लेता है, मार देता है। फिर तो अच्छी चीज़ है ये, अगर वो लेदर के लिए काम आती है, वो काम आती है तो ऐसे कह रहे हो जैसे मतलब ये करना ही चाहिए, जैसे रोज नहीं कहते हैं कि हम लोग शरीर दो एक गिलास दूध पी के ही सोना चाहिए लेदर की काम आती है उसकी स्किन। किसको कंट्रोल करता है? नहीं है, ये कोई बात नहीं है, कुछ भी बोल रहे हो उसको कंट्रोल करता है, क्या बैरियर थोड़ी ना, वो पुल बना हुआ है क्या वो? क्या तुम भी बस वही वाली बात, कुनाल वाली बात, लेदर? देखो, इसका आंसर ये होता है, कुछ कुछ स्पीशी ऐसे हैं, सिर्फ क्रोकोडाइल पे अगर आप ना जाके अगर मैं ये बोल दूँ कि केकड़ों की सारी संख्या को ख़त्म कर दो, या ड्रैगन फ्लाई को सबको मार डालना चाहिए, और कोई भी ऐसी स्पीशी मतलब जिनको आपको लगता है कि ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉकरोच को सबको मार डालो, ठीक है? ये काफ़ी ना श्रेया होता क्या है इसके अंदर, जो एंगल हमें लिखना पड़ता है ना गौरव, वो ये लिखना पड़ता है इसमें, इंसान फिर इसका मतलब अपने सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा मीन एटीट्यूड के साथ चल रहा है। और पता है ये वाली बात मैं क्यों कह रहा हूँ? आपका जीएस पेपर 4 के अंदर एक टॉपिक है सिलेबस का, पता है श्रेया, और जिसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है और इसका आंसर कोई लिख ही नहीं पाता। मतलब ये टॉपिक दे रखा है ना, इंस्टीट्यूट प्रिपेयर करवा पाता है इसके लिए, ना इसके पीछे कोई सोर्स है, और कोई बुक भी नहीं होती है, कोई इंटरनेट का कोई हेल्प भी नहीं ले सकते हो। यहाँ पर आपको ऑन फुटिंग खेलना पड़ता है, और उस सिलेबस के उस टॉपिक का नाम है इन्वायरमेंटल एथिक्स। ये काफ़ी मीन चीज़ नहीं हो जाएगी बताओ? मतलब वो देखो, एनवायरमेंटल एथिक्स समझ गए ना इसमें, मतलब मैंने सारी चीज़ों को छोटी छोटी नहीं लेकर चलता, एक ब्रॉड टर्म है, एम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर सारी चीज़ें वो समा जाएंगी जिससे तुम्हें कुदरत से प्यार है, कुदरत को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं हो तो एनवायरमेंटल एथिक्स के अंदर पता है मैं क्या कंक्लूजन लिखता हूँ, जिससे मुझे हमेशा बहुत अच्छे एक रिवॉर्डिंग मार्क्स मिलते हैं? मैं ये लिखता हूँ कि इंसान फिर अपना इतना टाइम वेस्ट कर ही क्यों रहा है अलग अलग कंट्रीज ट्रीटीज़ वगैरह, प्रोटोकॉल वगैरह को साइन करने के लिए? ये जो जितनी ट्रीटीज़ आती हैं ये, और ये टाइगर रिजर्व की डिक्लेरेशन है, सरकार अपना टाइम वेस्ट ही क्यों कर रही है इन सब चीज़ों पे? वो कहीं और फोकस कर सकती है, कोई स्कीम, कोई योजनाएं लॉन्च कर दो बच्चों के लिए, बेटियाओं के लिए, और एजुकेशन के मामले में, है ना? हम लोग इतना मीन एटीट्यूड लेकर नहीं चल सकते। और इसको अगर इंडिया के कंटेक्स में अगर आपको जोड़ना हो तो आप एक लाइन लिख लेना कि इंडिया के पास स्टेटस है वर्ल्ड की सबसे बड़ी, सबसे बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री होने का, है ना? और ऊपर से हमारी पुरानी सभ्यता जिसमें हम रिस्पेक्ट सबको देते आए हैं, जैना परंपरा याद करो, जैना परंपरा, वो तो ये भी बोलते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स को भी नहीं मारना चाहिए, कुदरत तो फिर भी भाई लिविंग कंपोनेंट से बनी हुई है। तो अपने सर्वाइवल के लिए किसी को भी मारना ये चीज़ सही नहीं है। पता है
जैना लोगों में जो शुरू के जो प्रिंसिपल्स थे वो इतने स्ट्रिक्ट थे, आज भी चलते हैं। मतलब देखो दिगंबर और मतलब तीर्थंकार और वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, वाइट क्लैन और वैसे वाले जो कम्प्लीटली जो न्यूड होते हैं, उनकी फ़िलासफ़ी इतनी स्ट्रिक्ट चलती है। जो इनके जो कोर एलिमेंट है जहाँ से जैना फिलोसफी की शुरुआत हुई थी, कि मच्छर अगर आपको काट रहा है और आपको उससे कोई बीमारी होकर अगर आप मर भी गए तो आप मरना एक्सेप्ट कर लो, लेकिन आप मच्छर को हर्ट मत करो, क्योंकि उसके सर्वाइवल के लिए वो चीज़ ज़रूरी है, आपका खून ज़रूरी है। यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली रेगुलेट करी जाती है। सेटलमेंट्स आर नॉट अलाउड। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा एक दिक्कत है, ये ना थोड़ा सा एक आपके लिए ना पैराडॉक्सिकल सिचुएशन बन जाएगा। क्या कि यहाँ पर लिखा हुआ था ट्राइबल्स नहीं, सर्टेन राइट्स ऑफ पीपल लिविंग इन साइड द सेंचुरी इज परमिटेड। अब ये वाली लाइन पीपल लिविंग इन साइड, और ये सेटलमेंट्स आर नॉट अलाउड। पहले ना पूरी बात समझ लिया करो और फिर देख लिया करो कि लाइन के अंदर गड़बड़ी तो नहीं है, सोर्स आपको कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, राइटर ने गलती से तो नहीं लिख दिया कोई पॉइंट। इसके आगे एक वर्ड ऐड कर लो तो हमेशा के लिए डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। फ्रेश सेटलमेंट्स आर नॉट अलाउड। अब क्लियर हो गया? जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं उनको तो बिस में भगाया नहीं जाएगा ना, बाहर खदेड़ के फेंका तो नहीं जाएगा। लेकिन आप जाके कहो वहां पर कि मुझे भी रहना है, हम जाकर कहें हमें भी रहना है, तो अलाउ करा जाएगा क्या? नहीं। ऐसे एरिया आप ऐसा मान लो कि ये पुराने वाले जम्मू एंड कश्मीर हैं, धारा 370 वाले। राइट टू प्रॉपर्टी अलाउ था, सेटलमेंट राइट अलाउड थे वहां पर आपको? नहीं ना, यहाँ पर भी अलाउड नहीं है। मैं इसको लिखते ही आई हूँ अपने नोट्स में शॉर्ट में ये करने के लिए। इसको पुराना वाला जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 के अंतर्गत वाला मान लो, कि जो लोग वहां पर ऑलरेडी रह रहे हैं वो तो चलो ठीक है, नई सेटलमेंट जाकर नहीं बच सकती है वहां पर। ठीक है, ये आप चाहो तो हिंट के लिए लिख सकते हो, आर्टिकल 370 JNK उसी की तरह वर्क करता है। फ्यू एक्सेप्शंस, ट्राइबल सेटलमेंट्स डू एग्जिस्ट एंड कॉन्स्टेंट एफर्ट्स आर मेड टू रिलोकेट देम। जो वहां पर वो रह भी रहे हैं, अब एक बार बताओ, ये लिखा हुआ है ना, दे आर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, जो भी वो कलेक्शन करते हैं। यार फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ के यही बकलोल वाले काम रह गए हैं क्या पूरे दिन वो ट्राइबल्स को देखते रहे, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर निगरानी रखते रहे? बताना जरा। और ट्राइबल अगर कोई भी पर्सन ट्राइबल कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि जंगल का निवासी है, जंगल में ही रहकर फायरवुड, फ्यूल वुड, टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, इन सबको कलेक्ट कर रहा है वो, तो आप सुनिश्चित तौर पर कह सकते हो कि उसके अंदर कोई भी अनएथिकल क्वालिटी नहीं होगी, वो कभी हंटिंग वगैरह और पोचिंग नहीं करेगा? बताओ, ट्राइबल है तो अनएथिकल क्वालिटी नहीं होगी क्या? नहीं हो सकती। नोटोरियस एटीट्यूड नहीं हो सकता। अगर नहीं होता तो एक बात बताना, ये स्ट्रिक्टली रेगुलेशन की बात क्यों कर रही है? मतलब नॉर्मल बात हो जाती है यहाँ पर सिर्फ रेगुलेशन की। ठीक है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ अपनी इस सोर्स के बियॉन्ड नॉलेज को लेकर। ठीक है, और प्लस साइमल्टेनियसली मैं आजकल आप लोगों के लिए वो भी पढ़ रहा हूँ, स्टडी IQ वाली जो एनवायरनमेंट की बुक आई है लेटेस्ट, PMFIS की भी बात है वो। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, उसमें जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं उससे मैं आपको इन्फॉर्मेशन निकाल कर, और जितना मैं जानता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही है, फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ का बहुत ज़्यादा समय इनको देखने में, इनकी निगरानी करने में, स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा जाता है, बहुत ज़्यादा जाता है। तो ये लाइन ना, ये लाइन आपकी मदद कर सकती है कि कांस्टेंट एफर्ट्स आर मेड टू रीलोकेट देम। अब जब तक कोई आगे वाले मुद्दे को समझे नहीं ना जो मैंने आपको समझाया है, तो लोग, पता है, अगर सिर्फ ये वाली लाइन अगर आए पेपर के अंदर, या नॉर्मली UPSC को हटाओ, अगर जनरली भी आप सरकार से मतलब आर्ग्यूमेंट करो उसके ऊपर, तो आप सरकार के ऊपर, पता है, इसी बात के ऊपर ब्लेम लगाओगे कि तुम क्या कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो ट्राइबल्स की। और याद करो श्रेया, मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, मेंस में आया था टीना दाबी वाले पेपर के आसपास, कि
एक जगह पर हमें क्या सुनिश्चित करना पड़ता है कि डेवलपमेंट आए, डेवलपमेंट के साथ दूसरी जगह में एक इशू आता है डिस्प्लेसमेंट का। अब इसको बैलेंस कैसे करें हम लोग अपनी कंट्री में, है ना। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उसने आपसे कुछ सूटेबल रिकमेंडेशंस मांगे थे। ऐसे ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चंस को साइड करो एक बार के लिए, लेकिन आज आपको पहली बार एक फर्स्ट टाइम एक ऐसा एंगल मिलने जा रहा है ना कि जहां पर यह बोला जा रहा है ऐसे केस में अगर रीलोकेट इनको करने की बात चल रही है। देखो डिस्प्लेसमेंट, आप कहोगे सर रीलोकेशन ये पागल बनाने वाले शब्द होते हैं, डिस्प्लेसमेंट ही है वो, लेकिन रीलोकेशन में डिस्प्लेसमेंट प्लस रिहैबिलिटेशन दोनों वर्ड आ जाते हैं। ये वाली बात याद रखना प्लीज, इसलिए शब्दों को चुनना जो आप चुनोगे ना वो बहुत सोच समझ के करना। रीलोकेशन में जब भी आप मीन्स में ऐसे शब्द को यूज करो तो समझ जाना आप बोलना क्या चाह रहे हो। आप सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के मुद्दे को हाईलाइट करना चाह रहे हो, लिख लो इन सब चीज़ों को। आप सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के मुद्दे को हाईलाइट करना चाह रहे हो, आप सिर्फ, अब रिहैबिलिटेशन बिना डिस्प्लेसमेंट के तो होती नहीं है उसका। अच्छा इनमें से पहला क्या होता है, पहला क्या आता है, बाद में क्या आता है, फिर रिहैबिलिटेशन। अगर ये दोनों साथ में हो जाए तब मैं कह सकता हूं ना रीलोकेशन, है ना। मतलब मैंने इनको नई जगह दी और सेटल भी करवा दिया। अब आपकी कहीं नई जगह श्रेय पोस्टिंग होगी, आप अभी तक मान लो ब्राजील में हो और वहां से आपको भेजा जा रहा है अर्जेंटीना, तो आपको ये कहेंगे मैडम एक दिन आप रोड पे रह लो फिर अगले दिन पहुंच जाना एम्बेसी। बना बनाया सेटअप ही तो होगा ना, फिर वो आपको लोकेशन बता देंगे ना कि यहाँ पर बस आपको जाकर अपने बोरिया बिस्तर को जाकर पटकना है ना। तो आपको डिस्प्लेस अपनी जगह से कर दिया गया, लेकिन रिहैबिलिटेशन उससे पहले ही हो रखा ना। ये है रीलोकेशन। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, प्लीज मेरी बात को समझो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, वरना फिर आप मेंस में कंफ्यूज होगे। इस जगह पर जहां पर एनालिसिस की जरूरत है, मैं आपको सबसे तगड़ी एनालिसिस दे रहा हूं, उसको प्लीज एब्जॉर्ब करो। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझो। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर जब उनको डिक्लेरेशन मिला, वो शुरू से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं थे वो एरिया, राइट। वो शुरू में क्या रहे होंगे, नॉर्मल जंगल, फिर बाद में बने प्रोटेक्टेड जंगल, फिर बने वो रिजर्व फॉरेस्ट, फिर बना वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी एक बाप और बाकी है, वो कौन, नेशनल पार्क भी बन सकता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने से पहले रिजर्व फॉरेस्ट में तो ये रूल होता है ना कि आसपास जो उसके फ्रिंज एरियाज में जो कम्युनिटीज रह रही हैं, अब कभी कभार फ्रिंज एरियाज में ना रहकर अंदर रह रही हो और उसके बाद उस एरिया को डिजिग्नेशन मिल गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, है ना। तो यहां पर मुझे एक बात बताना, एक कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा, एक टकराव देखने को नहीं मिलेगा। एक तरफ फॉरेस्ट अथॉरिटीज जो कि हायर लेवल की प्रोटेक्शन को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे तौर पर कुछ ऐसी कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज जो कि उन जंगलों के अंदर रह रही है जब उन जंगलों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस मिल चुका है। यहां तक बात समझ में आ गई, पहले बताओ, पहले एंगल समझ में आ गया ये। अब फॉरेस्ट अथॉरिटीज को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ रहा है, उनकी एक्टिविटीज को, उनकी हरकतों को, स्ट्रिक्टली रेगुलेशन उनको करनी पड़ रही है। इतना टाइम, इतनी पावर वो नहीं खर्च कर सकते हैं, इतने ज्यादा रिसोर्सेज, मैन एंड मटेरियल नहीं होता हमारे देश के पास। अब इनका टॉप का कमांडर कौन होता है बताओ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर। कहां से जाता है वो, यूपीएससी के एग्जाम से जाता है। भाई कितने आईएफओएस ऑफिसर बन जाते हैं बताना जरा। ऑल इंडिया सर्विस है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, पता ना आपको ये वाली बात। और उसकी कट ऑफ, आईएफओएस की कट ऑफ सबसे ज्यादा होती है पूरे यूपीएससी के पेपर में, आपको पता है मेरी बात श्रेया। उनकी कट ऑफ होता यही एग्जाम है, सारी सर्विसेज में से आईएफओएस वालों की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ होती है, सबसे ज्यादा मार्क्स सिक्योर करने पड़ते हैं उनको। अगर नॉर्मल प्रीलिम्स के अंदर 120 कट ऑफ है ना, तो उनके लिए 135 140 होती है कम से कम कट ऑफ। अब ऐसे कितनी ऑफिसर्स के चयन या नियुक्ति हो जाती है। चलो ये तो आप टॉप लेवल के ऑफिसर्स की बात उठाओ, जो ग्राउंड लेवल पे जो मॉनिटर करेंगे। आपको क्या लगता है वो 24 घंटे ट्राइबल्स के पीछे 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 घूमते रहेंगे बताना जरा। फिर उनको भी लगेगा कि उनके राइट्स जो हैं वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं। तो इसलिए सरकार का, फॉरेस्ट प्रशासन का, जिला प्रशासन का, हर जगह सबका यही एफर्ट रहता है कांस्टेंट तरीके से कि कुछ ऐसे एफर्ट लगाए जाएं जिससे ऐसी पॉपुलेशन को, ट्राइबल पॉपुलेशन को रीलोकेट करा जाए। हम उनके अधिकारों को छीन नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर जहाँ पर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ज़्यादा मिलती हैं और पास में ऐसे केसेस आए कि आपकी कम्युनिटी ने उनको मार दिया
और मतलब फॉर हंटिंग, या आपने हंटिंग करी हो प्लेजर के लिए, या स्किन के लिए, या पोचिंग करी हो, ठीक है, या तस्करी करी हो, तो बेचा हो, कुछ भी करा हो आपने, लेकिन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को लूज़ करना फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ या फिर प्रशासन या हमारा देश अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, क्योंकि ट्राइबल लोगों को शायद से उनकी प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंस समझ में ना आए, लेकिन फिर भी एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, वो एक्सटेंड नहीं होने चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, एनवायरमेंटल एथिक्स ये कहते हैं कि आप मतलब इंसान अपने जीवन को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी बेजुबान फ्लोरा या फॉनल स्पीशीज़ की कुर्बानी दे दे अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए, अपने वेलबींग को इंश्योर करने के लिए, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मीन सर्वाइवल एटीट्यूड के दायरे में आती है। आई रिपीट, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मीन सर्वाइवल एटीट्यूड के दायरे में आती है, एंड दीज आर नॉट एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंटल एथिक्स का होना यानी कि इंडिविजुअल के अंदर एथिक्स होंगे, तभी तो वो एनवायरमेंटल एथिक्स को सुनिश्चित करेगा, हाँ कि ना? आपके अंदर पर्सनल एथिक्स है नहीं, आप पेड़ों को बचाने की बड़ी बड़ी बातें कर लोगे? बताओ जरा। आप में से कोई जाता है अपने बर्थडे पे पेड़ लगाने, पौधे लगाने? बताओ, लगाएं ठाकुरन कभी बर्थडे पे पेड़? श्रेया लगाते हो क्या? एक दो बार? अच्छा, हर बार, हर किसी इंपॉर्टेंट ओकेजन पे नहीं ना? तो कॉन्स्टेंट एफर्ट्स आर मेड टू रिलोकेट देम। अब समझ गए कि इनको रिलोकेट क्यों करा जाता है, कि देखो अब इनके राइट्स को हमें सुनिश्चित करवाना है, लेकिन ये जब अपने राइट्स को ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जब ये एंजॉय करेंगे ना, तब पता है क्या होगा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर मिलने वाली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी कैटेगरी ख़राब होकर क्या बन जाए, क्रिटिकली एंडेंजर, और अल्टीमेटली क्या बन जाए फिर वो, एक्सटेंट। अच्छा, अभी तक ये वाला चैप्टर भी नहीं आया, तो आप लोग ना कभी कंफ्यूज मत होना कि सर एक बारी इसकी क्रोनोलॉजी भी हमें बता दो। मन करता होगा ना जानने का कि लीज कंसर्न क्या, अगर पेपर कल को क्वेश्चन आ जाए ना कि लीज कंसर्न होता है पहले, कि वल्नरेबल होता है ना, या फिर वो होता है एंडेंजर्ड होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है, एक्सटेंट होता है, जो बड़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, उसका भी मैं आपको क्रोनोलॉजी दूंगा अभी आगे चल के, वो चैप्टर आएगा। और स्टडी आईक्यू ने तो एक बहुत प्यारा टेबल निकाला अपनी बुक के अंदर, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा जब वो राइट टाइम आएगा, ठीक है? तो आगे चलकर एक सेंचुरी को प्रमोट करा जा सकता है, उसको स्टेटस दिया जा सकता है ऑफ अ नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज़्यादा वो होगा, प्रोटेक्शन स्टेटस होगा, स्टेट रेगुलेशन होगी। अब जानने वाली बात तो ये है ना हमारे लिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर तो ट्राइबल पॉपुलेशन या सेटलमेंट्स हमें देखने को मिल रही है ना, ट्राइबल को हटाओ मतलब ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिल रही है। ओके, जानने वाली क्यूरियोसिटी इस बात की रखना कि नेशनल पार्क के अंदर सेटलमेंट अलाउ करी जाती हैं कि नहीं करी जाती है, क्योंकि ये तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी बाप है ना, इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन स्टेटस सबसे टॉप है। नेशनल पार्क से ज़्यादा भी कुछ मिल सकता है स्टेटस क्या? अभी तो नहीं आया। टाइगर रिजर्व, इनका जो प्रोटेक्शन स्टेटस होता है इट इज़ द सेम एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, टाइगर रिजर्व कोई अलग से तो नहीं बनाए जाते हैं कि मतलब मैं किसी एरिया को सिर्फ टाइगर रिजर्व कह रहा हूँ, वो ना नेशनल पार्क है, ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, हो सकता है, लेकिन ये भी तो रूल नहीं है ना कि टाइगर रिजर्व बिल्कुल अलग से ही होगा या किसी के साथ मर्ज नहीं होगा उसका स्टेटस, यानी कि मैं कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ ऐसी, टाइगर रिजर्व कैन बी अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वो तो है ही, देखो वो तो है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। टाइगर रिजर्व इज अ रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी डाउट वाली बात नहीं है कि भाई शेर चीतों को वहां पर नहीं, टाइगर को नहीं मारना है, ठीक है, लेकिन टाइगर रिजर्व कैन बी अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टाइगर रिजर्व कैन बी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व कैन बी अ नेशनल पार्क ऑल्सो।
बिल्कुल। अब टाइगर रिजर्व फिर बोल क्यों दिया जाता है? अरे भाई कॉमन सेंस लगा लो, वहां टाइगर बहुत ज्यादा मिलते हैं, उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देनी है। दो टाइगर कंजर्वेशन, याद है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो रिक्वेस्ट करती है फिर सरकार से, या रिकमेंडेशन देती है कि यहाँ पर ना टाइगर्स की संख्या अच्छी खासी है, हमें इनका प्रोटेक्शन देना है। और वो लोग ऐसा करते क्यों है? एक और कॉमन सेंस लगाना भी अपनी, कि मतलब जब वो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था तो सभी को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ना, फिर टाइगर रिजर्व स्पेशली क्यों बोलना? क्योंकि वो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा एक क्रिटिकल मोड पे खड़े हों और आगे चलकर वो एक्सटेंड हो जाए, या फिर पता चला कि एक दिक्कत पता है कभी कभार ये भी आ जाती है स्पीशीज़ के प्रोटेक्शन में, कि उस पॉपुलेशन में सिर्फ ना फीमेल पॉपुलेशन रह गई और सिर्फ मेल पॉपुलेशन रह गए, तो भाई ब्रीडिंग कैसे होगी? समझ रहे हो? ये दिक्कत भी आ जाती है। बात से प्रोटेक्शन की नहीं होती, शरीर में बैलेंस भी तो रखना पड़ता है मेल और फीमेल का। हम लोग अपने देश में इंसानों के लिए क्यों फिर ये सेक्स रेशियो के आंकड़े बनाते हैं? फिर बताओ, केरला को लेकर हम इतना खुश क्यों होते हैं? आगे चलकर केरला में श्रेय एक एक बंदे के पास दो दो बंदियां होंगी, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है केरला। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। एक लाइन और रह गई है, वैसे तो ठीक है आप जानते ही उसको। दे आर मॉनिटर्ड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो मैंने अभी आपको बताया, एंड वेरियस टाइगर रिजर्व्स वर क्रिएटेड इन द कंट्री बेस्ड ऑन कोर बफर स्ट्रेटजी। और कोर बफर स्ट्रेटजी अभी कंफ्यूज मत हो ना, मैंने जैसा कि आपको बताया वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, कोर और बफर। ठीक है, सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।